द थर्ड आई प्रस्तुत करती है निरंतर रेडियो पर एकल इन द सिटी की श्रृंखला, जिसमें कई तरह के एकल माने सिंगलहुड की समझ को खोलने की कोशिश की गई है। एकल औरत, सिंगल वुमन, ये सुनते ही चंद बॉलीवुड की पिक्चरें या कुछ प्रख्यात कहानियां आंखों के आगे आ जाती है। पर क्या वो राजस्थान में खुद से रह रही 31 साल की अनु को दर्शाती है? अ रूम ऑफ वंस ओन, खुद का कमरा, ये अनु की आंखों से कैसा है? एकल इन द सिटी के तीसरे एपिसोड में मिलते हैं अजमेर की तहसील केकड़ी में अपना कमरा बना रही अनु से, जिसके परिचय की पर्चियां हैं मेरे पास। अनु ने कई सालों तक अजमेर में स्थित महिला जन अधिकार समिति नाम की संस्था के साथ काम किया है, जो महिलाओं के समान हक पर काम करती है। पहले जब मैं चाचा की सर्वे करती थी, लोगों को पूछती रहती थी, हाँ बताओ तुम्हें कैसा फील हो रहा है। कभी अपने बारे में नहीं सोचा मुझे कैसा फील हो रहा है यार। वो किशनगढ़ में बड़ी हुई, पर अलग अलग शहरों से मिलना, समुदायों के साथ काम करना अनु ने अकेले तय किया। तब भी ये शहर मेरे दोस्त बन रहे हैं, मेरा मोबाइल मेरा दोस्त बन रहा है। बस में बैठ के वो खिड़की वाली सीट लेके ना ऐसा लगता था कि वाह, चलती रहे बस, कभी रुके ना ये। हाल फिलहाल अनु केकड़ी में रहकर एक प्राइवेट लाइब्रेरी में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही है, जिसके बाद वो शिक्षिका बनना चाहती है। मुझे केकड़ी ये सिखा रही है कि अभी तुझे अपने आप पे स्टडी करनी है, तुझे अपने आप पे काम करना है। 15 मिनट जल्दी उठ जाऊंगी, उसका कोई गम नहीं मुझे, लेकिन चाय मुझे आराम से पीनी है। इसी आराम वाली चाय पर मेरी मुलाकात अनु से हुई, और वही बातचीत है ये एपिसोड अकेले और चलना चाहिए। मैं माधुरी इसे सुनाना शुरू करती हूँ। 1929 में अंग्रेजी लेखिका वर्जीनिया वुल्फ ने अपने लेख अ रूम ऑफ वंस ओन में कहा था कि एक औरत के पास अपना कमरा और खुद के पैसे होना आवश्यक है अगर वो काल्पनिक रचनाएं लिखना चाहती है तो। कई दशकों के बाद विश्व भर में कई कमरों को लांघते हुए ऐसा एक कमरा आज राजस्थान में है, जो अजमेर की तहसील केकड़ी में स्थित है। ये कमरा वर्जीनिया वुल्फ के दर्शाए कमरे से काफ़ी अलग है। इस एक कमरे में अनु के व्यक्तित्व को दर्शाते 4 भाग हैं, उसकी पसंद की चीज़ें हैं और सब कुछ उसका बनाया हुआ है। काल्पनिक रचनाओं के अलावा यहाँ संभावना है एक एकल जीवन की। अनु इस कमरे के बारे में ऐसे बात करती है जैसे अपने किसी करीबी दोस्त या घर के सदस्य से मिलवा रही हो। हम दोनों अजमेर में एक दिन बिताकर 3 घंटे बस का सफर कर साथ उसके केकड़ी वाले कमरे में पहुंचे। बस स्टैंड से उसके घर का रास्ता 2 किलोमीटर दूरी पर था। ऑटो मिलना काफ़ी मुश्किल था। चलते चलते मैं उसके कस्बे को देख रही थी। कहीं रुकने की जगह ही नहीं थी, दुकानें ही दुकानें और कई सारे चौक। जब सीढ़ी से ऊपर चढ़ रहे थे तब मकान मालकिन ने पूछा, घूम के आ गई अनु? हाँ जी चाची जी। ऊपर चढ़कर उसने कहा, इनको हर चीज़ की जानकारी रखनी होती है। हम दोनों मुस्कुराए। बाहर सूख रहे कपड़ों को समेटकर अनु ने दरवाज़ा खोला। उसके कमरे से मुलाकात कराते हुए उसने कहा, ये मुझे थोड़ा अपने जैसा ही लगता है। ये केकड़ी, इसमें मेरा एक कमरा है, एक छत पे बना एक कमरा है जिसमें मैं सारे मौसम जो है उनका अनुभव कर पाती हूँ बहुत नज़दीक से। जैसे ना बारिश भी आ रही है तो सबसे पहले मेरे कमरे पे ही आ रही है, सारे मौसम मेरे कमरे में आते हैं। मैं अपने कमरे को बहुत अच्छे से रखती हूँ, जिसमें मैंने अपने कमरे के 4 पार्ट कर रखे हैं एक ही कमरे के, जिसमें मैंने एक पार्ट में अपना किचन सेट किया है, एक पार्ट में अपनी लाइब्रेरी और अपनी किताबें सेट की है, और ना मिस्टर भीमराव अंबेडकर का फ़ोटो लगा रखा है। मेरी लाइफ में ये व्यक्ति को मैं बहुत मानती हूँ। जो मिस्टर भीमराव अंबेडकर है वो केवल दलितों के लिए नहीं है, वो हर उस व्यक्ति के लिए है जो परेशान है, जो व्यक्ति। और एक पार्ट में ना थोड़ा योगा और मतलब ना ऐसे रिलीजन और वो सब उसको बांट रखा है उसमें, और एक तरफ मेरे सोने का स्पेस है। एक ही कमरे में ना मैंने बहुत सारा जगह बना ली है अपने लिए, कि जैसे मेरे पास 4 कमरे हो। यहाँ तक बनने वाला रास्ता एक रेखा, एक दिन या एक कमरे जैसा थोड़ी था। बार बार कहीं जाना पड़ा, कहीं से बोलकर निकलना पड़ा।
उसने बताया कि 3 साल की उम्र में उसका बाल विवाह हो गया था। अपने गौने की उम्र की दहलीज को वो ये कहकर पार करती रही कि थोड़ा और पढ़ना है, थोड़ा और। पिता का साथ रहा, पर बार बार जाति पंचायत बिठाई गई उसकी जिंदगी का फैसला लेने के लिए। वो आखिरी बैठक जहां अनु बोल पाई थी, वहीं से वो कहती है कि उसने एकल को अपनाया था। मैं अचरज में थी कि आपको अकेले रहना है या शादी करनी है या थोड़ा और पढ़ना है, इसमें पंचों की क्या भूमिका है। अनु ने बताया कि इस पंचायत में बोलने की उसे अनुमति नहीं थी, पर उसके पिता को बार बार बुलाकर दंडित किया जाता। फिर एक ना मेरे पिता की वो पूरा वो देख के ना मैं बहुत शॉक्ड हो गई कि पंचायत ऐसे होती है। मेरे पिता ने इतना बड़ा अपराध कर दिया मुझे पढ़ा के, तो मुझे बहुत बुरा लगा वो। तब मुझे ना अंदर से और ऐसा लगा कि अब तो बस बहुत हो गया यार, आप किसकी इज्जत कर रहे हो, आप किसके लिए ना वो सब कुछ कर रहे हो। फिर मैंने कहा कि अब मैं नहीं जाना चाहती इस लड़के के साथ। अब मेरे पिता भेजे, चाहे मेरी माँ भेजे या मेरा परिवार भी सारा मिलके मेरे को कहे ना इस लड़के के साथ चली जा, तब भी अब मैं नहीं जाना चाहती इस लड़के के साथ। और ना मैं इस शादी को मानती हूँ और ना ही जुर्माना मिलेगा। मैं तोड़ती हूँ आज अभी इस शादी को। तो बहुत बहुत धक्का लगा उनको, मतलब ना आर्थिक रूप से भी धक्का लगा और मानसिक रूप से भी धक्का लगा उनको कि यार हमारी परंपराएं सारी धूमिल हो गई ना, मतलब सबको तहस नहस कर दिया इस लड़की ने आके। फिर मेरे पिता को भी उस दिन लगा कि मतलब ना वो बाद में आके बताते हैं मेरे को कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी बेटी आके ना मेरा पूरा उसने ऐसे किया है, मतलब ना कि आज मैं अपराधी नहीं हूँ, आज मैं अपने आप को मतलब गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। शायद मेरे पापा कई सारे सालों के ट्रॉमा से या कई सारे सालों के उस सदमे से उस दिन बाहर निकले थे कि मैंने अच्छा काम किया उसको पढ़ा के। काश मैं अपनी बेटियों के साथ पहले कर पाता। मेरी माँ मेरी बहनों को और आसपास की औरतों को यही बोलती है कि छोड़ दो ना उसको, अकेले कर लेगी, वो हम पे डिपेंड नहीं रहेगी। एक अकेलेपन से जो मैंने सीखा वो मेरी पूरी ज़िंदगी को बदल दिया उन सब चीज़ों ने। तो मुझे बहुत खुशी हुई। उसके बाद में मैं कोर्ट गई और ना मैंने पंचों को पैसे वैसे दिया ना कुछ दिया, हम आ गए उठ के। और फिर मैं कोर्ट में गई कि मुझे नहीं रहना है इस व्यक्ति के साथ। तो फिर मुझे कोर्ट से ना तलाक का सर्टिफिकेट मिला। लीगली मैं एकल हो गई और साथ में सामाजिक तौर पे भी अगर मैं मानती हूँ तो मैं एकल हो गई। उस समाज से मैं एक दूसरे समाज में ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा आज़ाद मानती हूँ कि और भी। अब फिर उसके बाद में मुझे लगा कि अभी और चलना चाहिए, अभी और अकेले रह के अकेली ज़िंदगी में रह के ना और सीखना चाहिए चीज़ों को। आप अकेले नहीं रह सकते। ये सिर्फ पारिवारिक ढांचा नहीं, पर सामाजिक तत्वों द्वारा भी बनाया जाता है। पूरी कोशिश की जाती है कि कोई इससे अलग होकर ना बोले और ना सोचे। अगर ऐसा किया तो आपको समाज से निकाल देंगे, आपके परिवार को भी निकाल देंगे। पर अनु ने समुदायों के साथ मिलकर अपनी बात रखना और खुद का रास्ता बनाना सीखा। बातचीत करते करते खाने का वक्त हो चला था। हम दोनों केकड़ी बस स्टॉप से जीरा राइस, दाल, राटा का पराठा जो सिर्फ केकड़ी में मिलता है और छाछ पैक करवा कर लाए थे। हाँ, जब भूख लगी हो और हाथ पे खाना मिल जाए, उससे बड़ा सुख दुनिया में हो ही नहीं सकता। अनु ने प्लेट में खाना लगाते हुए कहा। हाँ, सही कहा। हाँ, लेकिन उसमें भी कई बार सिर्फ खुद के लिए खाना बनाना हो तो आलस आता है। मैंने पराठे का निवाला लेते हुए जोड़ा। हाँ, लेकिन अगर अपना एक रूटीन बना लो, एक दिन कैसा हो ये ढांचे बना लो, तो चीज़ें आसान हैं। अनु कूलर की ठंडी हवा के सामने बैठकर बोली। उसका कमरा छत पर था। लू वाली गर्म हवा चल रही थी और हवा में दरवाजे पर लगे पर्दे रूम के अंदर तक लहरा रहे थे। कूलर की हवा से कुछ राहत मिल रही थी। अनु की रूटीन वाली बात से मैं बिल्कुल सहमत थी। जब से मैंने कुछ घंटों को कुछ काम और आराम में बांटा था, तब से कई दिनों के अकेलेपन को मानो अभिनय करने के लिए एक मंच मिल गया हो, और इस मंच पर इतनी सारी भावनाओं की अभिव्यक्ति होती रहती कि अकेला डरावना नहीं पर दोस्त जैसा लगने लगता। रोज सुबह को तिप्ती दुकान से लाई अगरबत्ती करना मेरे रूटीन का इतना ही अहम हिस्सा है जितना खुद के लिए 2 रोटी सब्जी बनाना। इस दिनचर्या में अपने हिसाब से ये भी एक नियम बना लिया था कि शाम को रसोई घर में नहीं खड़े रहना। या तो यहाँ वहाँ से टहलते हुए ढाबे पर खाना खा लेती हूँ या सुबह को थोड़ा एक्स्ट्रा बनाकर रख लेती हूँ। अपने हिसाब से समय, जगह और दिन को समेटना भी तो एकल का प्रतिरूप है।
हाँ, ये अलग शहरों में अलग हो सकता है। मैं रात को 10 बजे किसी कैफ़े से लौट सकती हूँ। अनु कहती है उसे तो 7 बजे ही लाइब्रेरी से लौटना पड़ता है क्योंकि उसका कस्बा 8 बजे बंद होने के कगार पर होता है, इसीलिए उसका रूटीन उस हिसाब से चलता है। उसकी अपनी जगह में अनु का एक दिन जो एकल है वो कैसा है? मैं सुबह 5:15 5:30 उठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे जो है सुबह वाला चाय अकेले बैठ के पीना, कटोरी भर के चाय पीना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले अपना ही चेहरा देखती हूँ कि मुझसे ज़्यादा लकी कोई नहीं है शायद। और मेरे साथ हवा होती है, वो ध्रुव तारा होता है, और ना वो हल्की हल्की रात होती है, और वो ये वाला मोमेंट मुझे मेरे पूरे दिन में सबसे अच्छा लगता है, या मेरी ज़िंदगी में कहूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं अपने किचन वाले पार्ट में चली जाती हूँ, और उसमें जाके ना फिर फटाफट से आटा लगाया, सब्जी काटी उसी के साथ साथ, और 4 रोटी बनानी होती है मुझे, जो बनाई 4 पहर है उस 4 रोटी की भी। जैसे मैंने 1.5 रोटी सुबह खा ली, 1 रोटी मेरे टिफ़िन में जाएगी, योगा हो गया, फिर उसके बाद में अब फिर बॉडी कहने लग जाएगी भाई अभी सब काम हो गया, अभी कुछ खाने का टाइम है। जब आप अकेले रहते हो ना, तो अकेले मैं कभी ना बिना मोबाइल के खाना नहीं खाई हूँ। मैं मोबाइल को ना अपना फ्रेंड मानती हूँ, तो मुझे लगता है कि उसमें कुछ दिखता रहे या उसमें कुछ ना बातचीत होती रहे ना, तो ऐसे लगता है वो भी खाना खा रहा है मेरे साथ ऐसे। फिर उसके बाद में मेरा लाइब्रेरी का टाइम होता है, तो मैं निकल जाती हूँ अपना सब बंद करके। जब निकलती हूँ तो मेरे हाथ में एक चाबी रहती है, तो चाबी ना मेरे को बहुत कॉन्फिडेंट देती है, मैं उसको हिलाती हुई चलती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है ये मेरा अस्त्र शस्त्र है ऐसे ना। क्योंकि जब मैं शाम को लौटती हूँ तो अंधेरा हो जाता है, और ना ये थोड़ा ऐसा एरिया है जिसमें ना लोग शराब पी के ना मतलब ना घूमते रहते हैं। तो जब मैं शाम को आती हूँ तो वो जब शराबी लड़का मुझे सामने मिल जाता है, तो उसको थोड़ा दूर से देख के मैं सोचती हूँ कि साला ये आज मेरे को कुछ बोल दिया ना, तो मैं इसके नाक में ये चाबी डाल के ना घुमा दूँगी बढ़िया वाली। तो अकेले रहती हूँ तो ऐसे लगता है कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे आसपास की चीज़ें ही मेरी फ्रेंड्स है, या मेरे आसपास की चीज़ें ही मेरी ताकत है। अपने साथ अपने अस्त्र शस्त्र लेकर चलना, इस बात पे हंसी भी आ रही थी और उतना ही खुद को इससे जोड़ भी पा रही थी। केकड़ी हो या दिल्ली, हर जगह इन शस्त्रों को बैग में लेकर चलते हैं ताकि अकेले में सुरक्षित महसूस हो। अरे अकेले कैसे रहोगी, ये सुरक्षित नहीं है ना। घर वाले या आपका पार्टनर साथ होगा तो भावुक सलामती के साथ आपकी भी हिफाजत हो जाएगी। ये कहने वालों को अब से अनु की चाबी वाली बात कहूंगी। अकेली नहीं हूं, साथ में चाबी है, किसी के भी नाक में घुमा सकते हैं। आसपास वाली चीजों को देखने का अनु का ये तरीका मुझे काफी मजेदार लगा, क्योंकि डरने के बजाय उसमें एक स्ट्रैटेजी और रणनीति थी। कई जगहों पे वो अनु की भावनगरी थी, जहां वो जैसा महसूस करना चाहे उसकी पूरी पूरी जगह थी। तुम तो चालो गुरा सारा देश बताई डर थारे भावनगरी। अपनी दिनचर्या में वो अपनी लाइब्रेरी को भी कुछ ऐसे ही देखती है। फिर मैं सारे दिन भर लाइब्रेरी में रहती हूँ। मेरा जो लाइब्रेरी है, मेरा चेयर, मेरा लाइब्रेरी का बॉक्स, वो मेरे अपने हैं, मेरी अपनी जगह है। मैं जब जाती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ शायद मेरा बॉक्स भी खिलखिला के हंस उठा है वो भी कि हाँ आ गई। मुझे इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना है, तो आर्थिक रूप से मुझे मेरे पैरों पे खड़ा होना है, इसलिए भी मैं पढ़ रही हूँ। और यदि मैं आर्थिक रूप से सक्षम हो पाती हूँ और उसका रास्ता अगर मेरे एजुकेशन से होके जाता है, तो वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। वो सब कुछ पढ़ के फिर अपना सारा सब पैकअप करके और मैं 7:30 करीब निकल जाती हूँ अपनी लाइब्रेरी से। फिर आके जैसे ही कमरा खोलती हूँ तो मुझे मेरे रूम में एक छिपकली है जिसे मैंने चुन्नी नाम दिया है। वो आते ही उसकी आहट मुझे सुनाई देती है ऐसे कि हाँ कोई है मेरे कमरे में ऐसे ना। तो जैसे वो मेरा वेलकम कर रही है कि हाँ तुम आ गई,
तो ऐसे अक्सर शाम को ना, क्योंकि मेरा रूम गर्म रहता है तो मुझे मन नहीं करता आके कि मैं और कुछ बनाऊँ ऐसे ना, लेकिन मैं अक्सर दिनों में ना अपना दलिया बना लेती हूँ। तो जब तक दलिया पकता रहता है तब तक मैं क्या करूँ, तब तक ना मैं अपने गाने चलाती हूँ, बढ़िया वाले, रिमिक्स वाले फिर वो गाने चलते रहते हैं, तब तक मैं डांस कर लेती हूँ मस्त बाल वाल खोल के ना। ऐसे लगता है वाह, मतलब जन्नत यही है। दोनों गेट वेट बंद करे, पर्दे वर्दे डाले और ना डांस वांस करने लग गए। भावनगरी ओहेली प्रेम नगरी, तुम तो चालो जी, तुम तो चालो हमारा देश, बचैंदा रे थारे भावनगरी। मेरे जोर देने पर अनु ने मेरे लिए भी रात को दलिया बनाया। दलिया खाते हुए, उसके मनपसंद रिमिक्स सुनते हुए, चांद तारों को देखते हुए उसकी छत पर बैठे थे। अनु ने एक और कमरा खोला। वो बोली, मैंने भी काम के लिए ही अकेले किशनगढ़ से अजमेर और फिर वहाँ से केकड़ी आना जाना शुरू किया था। इन 2 शहरों के बीच की एकल यात्राओं ने काम के परे एक नई दुनिया खोल के रख दी। अनु की आंखों के आगे कुछ कस्बे, गांव और शहर खड़े हो गए थे। मैं अनु की बातों में खो चली। वही ना, मतलब मैं जब किशनगढ़ में थी तो किशनगढ़ में मैं एक कुनबे तक सीमित थी, एक ना अपने घर तक सीमित थी। पूरा मेरा पढ़ाई वहाँ से हुआ। तो जब मैं अजमेर आती थी तो मैं बस में आती थी, तो इस अजमेर ने मुझे भीड़ में चलना सिखाया। जब मैं विचारों को जानने लगी, मुद्दों को जानने लगी, तो उन विचारों से, उन मुद्दों से मैं लोगों से अलग होती गई और मैं उनसे अलग निकल के फिर अकेली भी चलना सीखी। फिर मैं तो ये ट्रैवल करना भी ना मुझे इन दोनों शहरों ने मिलके सिखाया। फिर मैं जयपुर गई, बहुत थोड़ा बड़ा सिखाया जयपुर ने मुझे। आप अकेले घूम सकते हो, आप कैसे भी पहन सकते हो, कुछ भी पहन सकते हो, आराम से टहल सकते हो, आप रात की 12 बजे भी आ सकते हो। और मुझे जयपुर बहुत अच्छा लगता है रहने के लिए। लेकिन मैं अभी इसलिए नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि मैं इतना अफोर्ड नहीं कर पा रही हूँ। इतना मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं वहाँ जाके रह सकूँ और अपनी स्टडी कर सकूँ वहाँ जाके। केकड़ी लौट के आने के बाद में फिर से मुझे केकड़ी फिर से कुछ सिखा रही है। पहले मुझे दौड़ा रही थी इधर का उधर कि तू दौड़, सुबह से शाम तक दौड़ती रहे, फील्ड में जाती रहे, पैदल 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 पैदल। अभी यही केकड़ी मुझे ना बैठना सिखा रही है कि तू 10 घंटे बैठना भी सीख। तो मुझे ये शहर कितना कुछ सिखा रहे हैं। जब मैं अकेली हूँ तो मुझे ये शहर ही सिखा जा रहे हैं कुछ। तो वही है ना, एक अथाह समुद्र मिल गया जिसमें ना आप गोते खाते रहो और उसमें सीखते रहो। पर ये है कि आप तैरना सीख जाओगे उसमें, आप डूबोगे नहीं उसमें। घर से निकल गए, दूसरे शहरों में जाके रुक रहे हैं, जैसा अनु ने कहा, गोते खा रहे हैं, सीख रहे हैं, ऐसी जगहों से मिल रहे हैं और बना रहे हैं जिसका मूल मायका या ससुराल नहीं है। तो क्या ये शहर में एकल होना है? जो शहरों के साथ बनता है वो भी तो रिलेशनशिप स्टेटस है। इसी रिलेशन को आगे बढ़ाते हुए, मापतोल करते हुए, फिर वहां उसके साथ लिव इन शुरू हो जाता है। इस शहर के साथ मेरा गहरा संबंध बन रहा है, उसकी प्रतिमा है उस शहर में मेरा अपना कमरा, उतनी जगह जितनी मेरे लिए काफ़ी हो। बेशक इस कमरे तक पहुंचते पहुंचते कई कमरे टूटे और बने होंगे, और फिर अपने ही एक कमरे में हम इन पुराने कमरों के साथ भी तो बैठते हैं। अनु, एक बात बताओ, इतनी भीड़ में घुटन नहीं होती क्या? सब कुछ जो बीता है, जो साथ साथ चलता है, वो तुम्हारे साथ कैसे बैठता है? कैसे डील करती हो ये सब के साथ? जब सोने के लिए गद्दे बिछा रहे थे तब मैंने पूछा। क्योंकि आप कभी कभी ना बहुत स्ट्रेस में होते हो, कभी कभी बहुत परेशान होते हो, तो आपको अपने आप को हील करना बहुत ज़रूरी है। जब कोई कमेंट करता है या जब कोई बातचीत करता है तो बहुत अंदर से ऐसे लगता है कि यार किसी को क्या हक बनता है मेरी पर्सनल लाइफ पे बातचीत करने का। तो वो सब और फिर घर पे से भी बहुत सारी चीज़ों पे ये है कि शादी करो, ये करो, वो करो। तो आप जब भर जाते हो ना तो उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। तो मैं कभी क्या करती हूँ इन सब से निकलने के लिए, कभी मैं ना रो लेती हूँ बैठ के कि मैं बहुत रो ली तो मुझे बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। और कभी कभी ना कि अब बहुत ज़्यादा हो रहा है तो मैं नल के नीचे जाके बैठ जाती हूँ
और नल पे से जब सिर पे पानी गिरता रहता है तो बहुत अच्छा लगता है मेरे को। कुछ तरीके ऐसे होने चाहिए जिससे कि आप हील कर सको अपने आप को। आपका बॉडी और आपका दिमाग आपका साथ दे रहा है तो आप अपने आप के बारे में सोच पा रहे हो। और आप जब अपने आप को समझने लगते हो, जब आप अपने आप से बातचीत करने लगते हो, तो आप अकेले, मुझे नहीं लगता कि फिर भी आप अपने आप को अकेला समझते हो। आप अपने आप के साथ तो हो ना यार। खुद को हील करना, जहाँ मन पर चोट लगी है उसे समझने के तरीके अपनाना, ये सब केवल अंग्रेजी में मुख्यधारा के रूप में मैंने सुना था। जब अनु ने इन तरीकों को अपने शब्दों में पिरोया तब मेरे मन में कुछ उथल पुथल होने लगी। अपने आप से मानसिक और भावुक रूप से ऐसे जुड़ना मैं भी ये अकेले रहने पर ही सीख रही हूं। पर वो सवाल जो बार बार कोनी मार रहा था, जो मैं कह नहीं पाती थी, वो मैंने उससे पूछा, यार तुम्हारा मन नहीं करता कि कोई प्यार करे और मैं किसी को प्यार करूं? उन भावनाओं को कहाँ रखती हो? और फिर कोई भी नहीं है, ये ज़्यादा अकेले नहीं लगता कभी कभी? खुद से होना और फिर खुद से ही रहना। आप जब बहुत सारे लोगों के साथ रहते हो तो आपको बहुत टोका टोकी होती है, बहुत यहाँ ये मत कर, वो मत कर, वो मत कर। लेकिन जब मैं अकेली हूँ तो मैं अपनी मर्ज़ी से करती हूँ। मतलब मैं जैसे घर से दूर इस शहर में रह रही हूँ, तो ये शहर भी मुझे एक स्वतंत्रता देता है पूरी तरीके से। तो ये जो स्पेस है, ये जो मतलब ना फ्रीडम है, ये मुझे मेरा जो अकेलापन है ना वो दे रहा है। और उसमें ये नहीं है कि मैं मतलब ना एकल हूँ तो मेरे साथ प्यार नहीं है, मेरे साथ ना यौनिकता नहीं है, या मेरे साथ ना खुशियाँ नहीं हैं, या मैं गम में डूबी हुई, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपने आप से प्यार कर रही हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ज़रूरी नहीं है कि कोई बॉयफ्रेंड नामक जीव ही होना चाहिए या पति नामक जीव ही होना चाहिए वही प्यार करेगा आपसे। मुझे सजना बहुत अच्छा लगता है, काजल, बिंदी, चोटी, कपड़े पहनना मैं अपने लिए पहनती हूँ। तब मुझे लोग कहते हैं ना, ओहो आज तो किसी से मिलने जा रही हूँ। तो मुझे लगता है यार, मतलब मिलने जाते तभी सस्ते हैं क्या? मैं तो रोज़ सस्ती हूँ। तो क्या अपने आप से प्यार करना प्यार नहीं है? क्या कोई और होना चाहिए जिससे हम प्यार करें? तो क्या अपने आप से प्यार करना प्यार नहीं है? कोई और ही होना चाहिए जिससे हम प्यार करें? इसी बात को दोहराते हुए उस दिन अनु के पास सुकून से सोई थी। ऐसा नहीं है कि रोज खुद पे प्यार आता है, ये तो प्रयोग है, सतत चलता रहता है। पर अनु जैसे कई एकल लोगों से मिलके इस बात का महत्व पता चलता है कि अकेले और चलना चाहिए। और चलते चलते निरंतर रेडियो पर इस बातचीत को जारी रखेंगे।